Hello बच्चों, let's read this question. So that Newton's second law of motion is the only real law of motion. तो क्वेश्चन में बोला कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये एक ही मात्र जो रियल वास्तविकता में यही एक लॉ ऑफ मोशन है। मतलब न्यूटन का तीन लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें जो सेकंड लॉ है वो रियल है। मतलब सेकंड लॉ से हम ये बोल सकते हैं कि हम दो लॉ को डिराइव कर सकते हैं। जो जो सेकंड लॉ है उसमें फर्स्ट लॉ भी डिराइव हो सकता है और ये थर्ड लॉ भी डिराइव हो सकता है। इसको हमको दिखाना है कि कैसे हो सकता है, इसको हमको दिखाना है। तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि सेकंड लॉ मोशन क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। बेसिकली यही सेकंड लॉ है। इसको अगर मैथमेटिकल लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी इक्वल टू एफ, दैट इम्प्लाइज एफ इक्वल टू टी बाई डी टी ऑफ पी। पी क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो बेसिकली यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले इसमें थर्ड लॉ डिराइव कर कर देखते हैं। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है कि ये बोलता है कि अगर दो पार्टिकल है और ये आइसोलेटेड है, मतलब बाहर में और कोई पार्टिकल नहीं है, बस ये दो पार्टिकल है। तो ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है। तो इसके ऊपर पार्टिकल ए के ऊपर अगर पार्टिकल बी के द्वारा एफ ए फोर्स एंड पार्टिकल बी के ऊपर ए के द्वारा एफ बी फोर्स एक्ट हो रहा है, तो एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। इधर कंडीशन क्या है? कोई भी बाहर का फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, ये दोनों के अंदर में बस जो इंटरेक्शन से फोर्स आ रहा है। तो एफ है इक्वल टू माइनस ए बी। यही बोलता है थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यही बोल रहा है कि अगर ए बी को एफ बी फोर्स दे रहा है तो बी ए को भी सेम अमाउंट का फोर्स दे रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बस दे रहा है। यही बोल रहा है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म यही है। तो इसको हम निकाल सकते हैं इससे कि ये दो पार्टिकल है, तो इसका जो टोटल मोमेंटम होगा पी क्या होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो अगर दोनों का डेरिवेटिव ले जाएंगे टाइम के हिसाब से, डी पी बाई डी टी इक्वल टू डी पी ए बाई डी टी प्लस डी पी बी बाई डी टी। तो डी पी बाई डी टी क्या है? टोटल फोर्स जो कि जीरो है, इक्वल टू डी पी ए बाई डी टी क्या है? फोर्स ऑन ए। और पी बी बाई डी टी क्या है? फोर्स ऑन बी। तो ये कितना है? ये जीरो है। क्यों? आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर के कोई भी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, बस अंदर का इंटरेक्शन से फोर्स आ रहा है। तो दैट इम्प्लाइज एफ ए इक्वल टू माइनस बी। तो ये आ गया थर्ड लॉ। मतलब सेकेंड लॉ को थोड़ा मॉडिफाई कर कर हम थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। तो फास्ट लॉ भी दिख देंगे इधर अभी। तो फास्ट लॉ क्या बोलता है? फास्ट लॉ ये बोलता है बेसिकली इनर्शिया के बारे में बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी, अगर इसका यू चेंज नहीं होगा जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये क्या बोलता है? एवरीबॉडी कंटिन्यूज इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द बॉडी व्हिच इज रेस्ट कीपिंग इन रेस्ट until unless external force did not active। मतलब अगर किसका वेलोसिटी u इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो होकर रहेगा, या अगर u कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लीजिए कुछ u है, इसमें जा रहा है, ये तब तक जाएगा जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इधर एक ही पार्टिकल की बात पूछा गया है, तो हमको पता है कि एफ क्या होता है? डी एम इंटू वी इंटू डी टी। तो मास इधर अगर हम कांस्टेंट मान लेंगे तो मास बाहर चलाएंगे, ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी इक्वल टू एम है। ये फॉर्मूला भी हमको पता है कि एफ इक्वल टू एम ए है। तो इधर कंडीशन है नो एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है।
तो अगर एफ इक्वल टू जीरो है, इफ एफ इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा दैट इम्प्लाइज जो भी है वेलोसिटी, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को ही तो बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वही तो फास्ट लॉ होता है कि अगर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है तो बस वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्क्वायर करेगा, अगर जीरो है तो जीरो होकर रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये भी सेकंड लॉ से प्रूव हो गया, फास्ट लॉ। तो इसलिए बोला जाता है जो सेकंड लॉ मोशन है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।